जय हिंद प्यारे साथियों। मैथ का एक सुपर सेट आपके सामने आ चुका है जो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इतने बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। छोटे सवाल हैं लेकिन आपका दिमाग घुमा देंगे। आप अपने आप को जज करना कि कितना कर पा रहे हो। सवाल नंबर एक ये रहा आपके सामने, कॉन्सेप्ट देखना कितना तगड़ा है। सवाल क्या कह रहा है जरा सुनना। सवाल में कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो वो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उनका गुणनफल जो है वो 9375 है। मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो संख्याएं अपने पास ये हैं। ये दो संख्याएं अपने पास हैं, ए और बी। अब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी आप गुणा करोगे तो ए बी बनेगा और ए बी बराबर कितना है 9375 हमें दे रखा है। ठीक है ना भाई। फिर कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करा जाता है। मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। मैंने बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दिया तो अपने पास जो भागफल निकल के आया वो कितना आ गया, 15 निकल के आया। ये निकल के कितना आया, 15 निकल के आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इसको रेशियो बना लूं, यानी अगर ये रेशियो में है, इस तरीके से रेशियो बनाऊं तो नीचे क्या रहता है, एक रहता है, आप अच्छे जानते हो। लेकिन अगर मैं इनको एक्चुअल नंबर बनाऊंगा, इनको जब एक्चुअल नंबर बनाऊंगा तो यहाँ पर आर से गुणा कर ले, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा हमें, कोई कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा तभी तो एक्चुअल नंबर बनेगा। और यहाँ पर भी हम आर से गुणा कर देंगे। अब ये एक्चुअल नंबर बन चुके हैं। अब मैं इन दोनों की जब गुणा करूंगा तो कितना बनेगा, 15 आर और आर की गुणा करूंगा कितना बनेगा दोस्त, यानी गुणनफल चाहिए ना मुझे इन दोनों का, क्योंकि मेरे पास गुणनफल है दोनों संख्याओं का 9375। तो दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो ये बनेगा 15 आर स्क्वायर बन जाएगा दोस्त। यहां पर गुणनफल देखें तो ये है और यहां पर गुणनफल कितना है, आप कहोगे 9375 रुपए दे रखा है। ठीक है ना भाई। अब यहां से आप काटा फिटी मचाओगे, कितनी बार कटेगा, काट लो इसको। तो 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। 15 छक्का 90 और यहां पर कितना बचेगा, 3। 15 से काटो दो बार, 15 दूनी 30, 7 बचेगा तो कितना आएगा, 15 पंजे 75, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 625 आ जाएगा। और 625 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा, यानी इसको ऐसे करूंगा, आर बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 625 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 25 होता है। इसका 25 होता है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। उसने कहा था कि दोनों संख्याओं का योग बताओ। पहली संख्या बड़ी वाली ये है, तो अगर एक आर का मान 25 है तो यहाँ पर 15 आर हो जाएगा। तो आर की और 15 की गुणा करेंगे कितना आएगा, यानी 25 की और 15 की गुणा करेंगे तो आप गुणा कर दो सीधा सीधा। तो यहाँ पर आएगा 25 पंजे 125, 25 का 5 हासिल लगे 12 और 25 ही करा, 25 और 12 कितना होता है, 25 और 12 37 होता है, यानी ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 375। पहली संख्या आ चुकी है। और दूसरी संख्या जब मैं यहां से निकालूंगा तो आर की गुणा एक में करोगे तो आर ही रहेगा और आर की वैल्यू कितनी है, 25 है। कितनी दोस्त, 25 है। अब वो कह रहा था इन दोनों संख्याओं का योग, यानी ए प्लस बी का योग मांग रहा था। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर यहाँ पर 375 है मेरे दोस्त, 375 है। और बी बराबर कितना है, 25 है। बी बराबर कितना है, 25 है। जब इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 300 ये है, 75 और 25 जोड़ दो 100 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, 400 जहां पर है वही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है लल्ला, ये रहा अगला सवाल। सवाल अगला ये है, ये आया देखो, ये रहा सवाल नंबर अगला। और ठीक है लल्ला, हाँ ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है जरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। वो कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। वो ये कहना चाह रहा है कि तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याओं में जो तीसरी वाली संख्या है, उस तीसरी वाली संख्या से कोई दो संख्याएं क्रमशः 90% और 75% कम है। मैं मान लेता हूं कि एक संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी संख्या हो गई ये। तो कह रहा था कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। तो तीसरी संख्या मैंने यहां पर 100 मान ली। तो पहली संख्या अगर 90% कम है तो भाई कितनी बची, तो आप कहोगे 10 बच गई। और मैं कह रहा हूं कि आगे उसने ये कहा कि दूसरी संख्या 75% कम है तो कितनी बच गई, आप कहोगे 25 बच गई। कितनी बच गई मेरे दोस्त, 25 बच चुकी है। ये एक रेशियो निकल के आ चुका है। अब देखना उसने ये
कहा था मुझसे कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहला आप देख लो यहां पर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, पहली संख्या में दूसरी संख्या के बराबर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप कह दोगे कि सर जी यहां पर 15 की वृद्धि कर दो, 15 की वृद्धि कर दो। परसेंटेज में पूछा है, लेकिन पूछा किस चीज में है, यहां पर परसेंटेज में पूछा है। तो 15 की वृद्धि करनी है, किससे करनी है, आप कहोगे 10 से करनी है। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान लगाएंगे, जो भी हल करके आएगा वो हमारा आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 0 से 0 खत्म होगा तो 15 की 10 की गुणा करोगे कितना आएगा, 150, यानी 150% की दोस्त वृद्धि करनी होगी। ठीक है लल्ला। सवाल अगला ये रहा आपके सामने, आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला, ठीक है भाई लल्ला, हाँ ये है सवाल नंबर, ये आ चुका है। सवाल ये है, देखो आपके सामने क्या कह रहा है सवाल में भाई, सवाल नंबर आपके सामने है, हाँ पढ़ के सुनाता हूं मजा आएगा। वो कह रहा है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है वो हमसे, यानी कि एसपी पूछना चाह रहा है वो हमसे, क्या पूछना चाह रहा है, एसपी पूछना चाह रहा है। लेकिन उसने कहा था कि 832 रुपए में जो उसने वस्तु बेची थी उस पर जो लाभ हुआ था वो 448 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हुआ था ना उतनी ही हानि होती है। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि लाभ और हानि क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। लाभ और हानि क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसा कर देता हूं आपको बढ़िया समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि लाभ 1 का हो रहा था उसको, तो मेरे दोस्त हानि भी 1 की हो रही है, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा कि 832 रुपए में जब उसने किसी चीज को बेचा, एक वस्तु को बेचा, तो भैया 1 रुपए का लाभ हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि 1 का लाभ हुआ। और जब उसने 448 में बेचा तो उतनी 1 की हानि हुई। जितने का लाभ हुआ उतने की हानि, यानी 1 का लाभ हुआ तो 1 की हानि हो गई इतने बेचने पे। तो मैंने आपको कई बार सिखाया है कि अगर उसे लाभ को मैं प्लस से डिनोट करता हूं, डायरेक्ट कर देता हूं। यहां पर देखना, अगर प्लस उसे 1 हुआ है कितने में बेचने पर, तो मैं कहूंगा यहां पर सवाल में दे रखा है 832 रुपए में बेचने पर उसे लाभ कितना हुआ था मेरे दोस्त, 1 का। अब वो कह रहा है, अब वो ये कहना चाह रहा है मुझसे कि जब उसने 448 रुपए में बेच दिया, 448 में बेच दिया तो उसे 1 की हानि हो गई। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब समान चिन्ह होते हैं तो चीजें घट जाती हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तो चीजें घट जाती हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो। ठीक है ना भाई, तो यहां पर देखो प्लस माइनस से जुड़ेगा, माइनस प्लस है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, जुड़ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं ये भी तो यहां पर एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे। ठीक है ना भाई, यहां पर दोनों का अंतर निकाल देंगे क्योंकि समान है, ये भी हमारा एसपी है और ये भी हमारा क्या है, एसपी है। दोनों समान है, जब दोनों समान है तो दोनों का अंतर निकाल देंगे मेरे दोस्त। यहां पर जब आप अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा, एक इधर ले लो, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे 4 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2, एक इधर 12 में से 4 जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 384 है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे भाग कर लो, पता चल जाएगा। 2 ही करना 2 और 2 नम 18 और कितना बचेगा, 2 दूनी 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो आ चुकी है मेरे दोस्त वो आ चुकी है 192, या 192 1 यूनिट की वैल्यू है। मतलब लाभ भी 1 का हुआ था, तो आप कह सकते हो लाभ जो हुआ था 192 का हुआ था, हानि 1 की, और 1 का मान कितना है, 192 है, तो हानि कितने की, 192 की। यानी हानि भी उसे 192 की है और लाभ भी उसे कितने का है, 192 का ही है। अब बात समझ में आई, यानी 1 माना था और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 192 है। ठीक है ना भाई, काम खत्म, पैसा हजम। अब मैं यहां से किर्रे मूल्य अगर निकालना चाहूं, किर्रे मूल्य तो क्या निकाल सकता हूं क्या, बोले हाँ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी। उसने कहा था कि एक वस्तु को जब उसने कितने में बेचा था मेरे दोस्त, जब उसने कितने में बेचा था, 448 रुपए में बेचा था, तो उसे हानि कितने की हुई थी, 1 की, या समान हानि हुई थी 192 की हुई थी, ऐसे बोल सकते हो। तो बेचा उसने 448 का, हानि हुई 192 रुपए की, तो यहां पर किर्रे मूल्य कितना होगा, यानी किर्रे मूल्य ज्यादा होगा।
कम में बेचा है उसने, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। क्रय मूल्य क्या होता है मेरे दोस्त? क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य और प्लस क्या होता है? हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये हमारा क्या आता है भाई? क्रय मूल्य निकल आता है। यानी विक्रय मूल्य में आप हानि जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा भाई? क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आप 448 और प्लस 192, 448 और प्लस 192 को जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? तो यहां पर आ जाएगा, देखो 400 और 100 कितना हुआ? 400 और, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ दो इन दोनों को, यहाँ पर 0 हासिल लगा 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, यहाँ पर कितना आएगा भाई? 5 और 1 6, यानी 640 के आ चुका है क्रय मूल्य। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है मेरे दोस्त वो 640 रुपए है। कितना? 640 रुपए। सवाल के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है? सवाल के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। अब वो क्रय मूल्य 640 है, बेचना चाह रहा है 10% की हानि पे। तो मैंने आपको कई बार सिखाया है कि अगर क्रय मूल्य आपके पास कितना है? 640 है, तो आप इसकी होल वैल्यू निकालो, होल वैल्यू आप निकाल लो और आप सीधी गुणा कर दो क्रय मूल्य में, आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो करना यहाँ पर देखना कितनी आएगी इसकी होल वैल्यू, माइनस है तो इसका होल वैल्यू कितना आएगा? 9/10 आ जाएगा। कितना? 9/10 आ जाएगा। इसकी गुणा कहाँ कर दोगे? यहाँ पर कर दोगे 9/10, तो उसका एसपी निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य में जब होल वैल्यू की सीधी गुणा करते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य निकलता है। और अगर आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य आपके पास है तो होल वैल्यू की आप उल्टी गुणा कर दो तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, दोनों की गुणा करोगे तो 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3 और 9 छक्का 54, 54 और 3 कितना होता है भाई? 54 और 3 ये हो जाएगा 57, 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57। यानी आप कह सकते हो उसका जो विक्रय मूल्य होगा 10% की हानि पर वो कितना हो जाएगा? 576 जहां होगा वही हमारा आंसर है। 576 जहां पर होगा वही क्या है मेरा दोस्त? हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर कौन सा रहेगा? 576 है ना? कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ गया इस सवाल में, बहुत बढ़िया सवाल था भाई। ठीक है ना भाई? करना क्या है दोबारा समझा देता हूं। उसने कहा था कि 800 रुपए में जब उसने किसी वस्तु को बेचा था तो जितना उसे लाभ हुआ था, जब उसने 448 में बेचा तो उतनी हानि हो जाती है। यानी लाभ और हानि दोनों बराबर है। मैंने एक एक दोनों को मान लिया, जब दोनों को एक एक माना तो यहाँ पर अंतर निकाला 2 आया, यहाँ पर अंतर निकाला कितना आया? 384 आया। एक यूनिट की वैल्यू 192 में आ गई, यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। मतलब लाभ और हानि मुझे पता चल चुका है कि कितने कितने का हुआ था। लाभ हुआ था 192 का और हानि हुई थी 192 की, दोनों बराबर है। फिर मैंने क्या किया, उसने कहा था कि मुझे क्रय मूल्य पता चल जाए तो मजा आ जाए। क्रय मूल्य मैंने यहां से निकाल लिया, 448 का बेचा, हानि हुई 192 की, दोनों को जोड़ दिया, क्रय मूल्य कितना आ गया? यहाँ पर क्रय मूल्य 640 आया था, 640 आ गया। अब मुझे क्या करना है? 10% की हानि पर इसको बेचना है। तो मैंने क्या कर दिया? क्रय मूल्य में होल वैल्यू निकाली मैंने, इसकी होल वैल्यू की मैंने क्या कर दी भाई? सीधी गुणा कर दी, तो मेरा आंसर निकल के आ गया, यानी कि एसपी निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई? छोटा लुल्लू सा सवाल था। ठीक है ना भाई? अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर अगला, और ठीक है मेरे लल्ला, सवाल ये रहा आपके सामने। देखो क्या कह रहा है, ये भी बढ़िया सवाल है, ये सवाल भी अच्छा है, ये वाला सवाल भी अच्छा है मेरे दोस्त, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपए में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य कितना होगा? बढ़िया सवाल है, देखो इसको भी आराम से बना दोगे। क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से उसने अंकित मूल्य को 40% अधिक रखा है। समझ रहे बात को? वो कह रहा है एक दुकानदार ने होना चाहिए, साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। यानी क्रय मूल्य से उसने क्या किया है? 40% अधिक किया है, यानी एमआरपी 40% अधिक रखा है। अगर मैंने क्रय मूल्य 100 माना तो एमआरपी कितना हुआ? आप कहोगे 140, क्योंकि 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा हमसे? उसने ये कहा हमसे कि एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है यदि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपए में बेचता है। यानी क्या है ये भाई साहब? ये एसपी दे रखा है उसने,
कब दे रहा है एसपी? जब उसने 10% की छूट दी। तो मैं यहाँ पर 10% की छूट, यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, ये वाली बात आप अच्छे जानते हो। तो यहाँ पर अगर मैं 10% की छूट दूंगा तो बिकेगी कितने की? तो 10% की छूट देने पर ही कितने की बिक जाएगी? तो आप कहोगे यहाँ पर 10% की छूट का मतलब है होल वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 9/10 आ जाएगी, 9/10 आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/10, ठीक है ना भाई, जीरो से जीरो खत्म होगा। 14 नीमा कितना होता है? 126, 14 नीमा 126, यानी आप आराम से कह सकते हो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 126 आ चुका है। 9 चौक 36 और 9 का 9, 9 3 12, ठीक है ना भाई। विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है मुझे 126, लेकिन यहाँ पर 72 कमीजों का विक्रय मूल्य 13,608 रुपए दे रखा है, ठीक है ना भाई। इसको काटा फिटी मचाओ कितनी बार कट जाएगा? 13 से काट लो या 14 से काट ले, 14 से काट लो, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो 14 से काटूंगा तो 14 नीमा 126, और 14 से काटोगे इसको तो कितनी बार जाएगा भाई? 14, 4 7 91, 14 नीमा 126 हो रहा है। देखो 14 नीमा 126, 9 आया यहाँ पर, 14 नीमा 126 है, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 4 7 98 हो जाएगा, 14 7 98, 2 बचेगा यहाँ पर 28 हो जाएगा, और 14 दूनी 28, यानी 972 रुपए आ चुका है। एक की वैल्यू में यहाँ से और निकालूंगा तो काट लूंगा इसको, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 9 का 9 और 9 8 72, 108 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे दोस्त? आप कहोगे 108 रुपए आ चुकी है एक यूनिट की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना आएगा? आप कहोगे एक यूनिट की वैल्यू 108 है, कितनी? 108, तो यहाँ पर 100 की कितनी आ जाएगी? तो क्रय मूल्य मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, कितना आएगा भैया? 108 और 2 जीरो और लगा दो, ये मेरा क्रय मूल्य निकल के आ चुका है, ठीक है ना भाई। पूछा क्या उसने पूछा कि प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य कितना है। 72 कमीजों का, जो 72 कमीजें हैं उसका क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे यहाँ पर 10,800 है, कितना? 10,800 है, कितना? 72 कमीजों का क्रय मूल्य 10,800 है। तो एक कमीज का जब आप निकालोगे, एक कमीज का जब आप निकालोगे तो क्या करोगे मेरे दोस्त? तो आप कहोगे 10,800 को आप क्या कर दो? 72 से भाग लगा दो, एक कमीज का मूल्य निकल जाएगा। कितनी बार कटेगा भैया? 9 से काट लो, 9 8 72, 9 ही करना 9, और 9 दूनी 18, 2 जीरो, यहाँ पर 1200 हो जाएगा। और 8 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 1200 काट दो 8 से, कितनी बार कटेगा? तो 8 ही करना 8, कितना बचेगा? 4, 8 पंजे 40 और जीरो ये वाला, यानी एक कमीज का जो मूल्य है मेरे दोस्त वो कितना रुपए है? 150 रुपए। 150 रुपए एक कमीज का मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है लल्ला। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला, ठीक है भाई लल्ला। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, बना के दिखाओ क्या कह रहा है सवाल। और ऊपर करूंगा थोड़ा सा, ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। अब दिख गए क्या? अब दिख गए क्या ऑप्शन? क्या आप ऑप्शन देख पा रहे हो मिस्टर इंडिया? क्या आप ऑप्शंस को देख पा रहे हो? क्या कह रहा है सवाल? सवाल ने कहा कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। साधारण ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या होगी? उधार ली गई राशि हो या उधार दी गई राशि हो, हमेशा मूलधन होता है। उधार ली गई राशि का मतलब क्या हुआ कि वो हमसे मूलधन पूछना चाह रहा है, ठीक है ना भाई। उधार ली गई राशि और उधार दी गई राशि हमेशा क्या होती है मेरे दोस्त? उसको बोलते हैं हम मूलधन, ठीक है ना भाई। अब आप अच्छे से जानते हो कि हम जब समय की और दर की गुणा करते हैं तो ब्याज निकल जाता है। ये साधारण ब्याज के अंदर हम करते हैं और कहीं पर नहीं। चक्रवर्ती ब्याज में ये रूल नहीं लगा सकते, समझ रहे हो, लेकिन साधारण ब्याज पर ये रूल लगा सकते हैं कि जब आप वर्ष की और दर की गुणा कर दोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 3 वर्ष का 3% के हिसाब से ब्याज कितना हुआ मेरे दोस्त? कितना ब्याज हो गया? तो आप कह दोगे यहां पर ब्याज आएगा 3 3 9, ये कितना आया? 9% आ गया, ठीक है ना भाई। प्लस सारा देख लेते हैं, टोटल ब्याज देख लेते हैं परसेंटेज में, क्योंकि टोटल ब्याज मुझे यहां पर दे रखा है रुपए में, तो मैं परसेंटेज में चेक कर लेता हूं कितना है। तो 3 वर्ष के हिसाब से 3% में कितना हुआ? 3 दिया 9, 9% ब्याज हो गया। फिर आगे 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, तो 5 चौक 20,
यहाँ पर 20% हो गया, ठीक है ना भाई, यहाँ पर 20% हो गया, प्लस एक और बचा है। फिर उसने कहा था कि 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है, तो 7 छंग 42, ये कितना हुआ मेरे दोस्त, 42% हो गया। टोटल कितना हुआ अपने पास ब्याज, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जोड़ दो इनको सबको। देखो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो 40 और 20 कितना हुआ, 60, 60 70 और एक 71, यानी कि ये टोटल जो मुझे ब्याज मिला है, टोटल जो ब्याज मिला है कितना मिला मेरे दोस्त, 31% मिल गया, 31%। लेकिन उसने कहा था कि यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है, समझ रहे हो, यानी चुकाए कितने हैं टोटल उसने, 2059। टोटल ब्याज कितना है वहां पर, 2059। यहां पर परसेंटेज में टोटल ब्याज कितना है, 71। दोनों को बराबर रख देंगे, कंपैरिजन वाला तरीका यहां पर मैंने लगा दिया, ठीक है ना भाई। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये परसेंटेज में है, ये एक्चुअल नंबर में है। तो 1% की वैल्यू जब मैं यहां से निकालूंगा कितना आएगा भाई, काटा फीटी मचइयो, तो आप कह दोगे 71 से कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, नहीं 2 बार। 71 दूनी कितना होगा, 71 दूनी 142, 71 दूनी 142 कितना बचेगा, तो 58 तो यहां बचेगा, 58 और 5 कितना होता है भाई, 63, 63, 63, ठीक है ना भाई। कितनी बार कट जाएगा, 58 और 5 63, देखो 2 बार काटूंगा तो ये बनेगा 71 दूनी 142 बनेगा, और यहां पर कितना बन जाएगा, 63। 63 का मतलब कितना हुआ भाई, 63 का मतलब हो जाएगा 639। और अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूं 71 को, तो 9 का 9, 9 7 63, यानी 9 बार कट जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे दोस्त, तो आप आराम से कह दोगे 29 आ चुकी है। 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 29 रुपए आ चुकी है। लेकिन पूछा क्या है, मूलधन। 100% की वैल्यू निकाल दो, 100% की वैल्यू निकाल दो, यहां पर आपको मूलधन मिल जाएगा। तो कितना बनेगा, आप कह दोगे ये 2900 बन जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। ये क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है लल्ला। ये रहा सवाल अगला, सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। ये रह गया, बनाकर दिखाइए सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल को बनाकर दिखाओ जरा, सवाल को बनाकर दिखाओ, पढ़ के सुनाता हूं, मजा आएगा सुन के। वो कह रहा है किसी ऋण को 44,100 रुपए 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज, यहां पर कुल होगा, कुल ब्याज है, कुल ब्याज पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना भाई। तो यहां पर देखो, ये जो सवाल हमारे पास है ये किस्त का सवाल है, कौन सा, ये किस्त का सवाल है, और है भी कौन सा वाला, चक्रवृद्धि ब्याज का। तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना तरीका क्या है इसका। कितना परसेंट दे रखा है उसने, 5%। 5% की होल वैल्यू कितनी होती है, तो आपको 20 पंजे 100, यानी 21 बटा कितनी हो जाती है, 21 बटा 20 हो जाती है, ठीक है ना भाई। 21 बटा 20, यानी कि आप कह सकते हो पहले मूलधन जो था उसके पास वो 20 था, और फिर कितना हो गया 21, यानी किस्त देने के बाद कितना हुआ, 21 हुआ। पूछा कितने टाइम का है, पूछा कितना है, 2 बराबर किस्तें, कितनी है, 2 बराबर किस्तें हैं। एक किस्त ये हो गई, और दूसरी किस्त जो बनेगी वो स्क्वायर में बनेगी, कैसे करके, यानी 20 का स्क्वायर और यहाँ पर 21 का स्क्वायर। दो किस्तें पूछी है ना, पहली किस्त ये रही, दूसरी किस्त ये आ गई। 3 किस्त होती तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त जब हम लगाते तो 20 का क्यूब कर देते। समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर वो एक का पूछा है एक किस्त का, तो 20 और 21 हो गई। दूसरी किस्त जब हम निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 21 का स्क्वायर कर देंगे। 3 वर्ष का अगर हम निकालते, यानी सॉरी 3 किस्त जब हम निकालते, तो यहाँ पर 20 का क्यूब कर देते, और यहाँ पर कितना कर देते मेरे दोस्त, 21 का क्यूब कर देते। तो 20 का जो 20 का वर्ग कितना होता है, आप कह दोगे 20 का वर्ग होता है 400। कितना होता है मेरे दोस्त, 400 होता है। और यहां पर जो होता है 21 का वर्ग, 21 21 441 होता है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि उसने ये कहा था कि 2 बराबर किस्तें हैं, एक किस्त तो ये होगी 441 की, तो ये 21 की कैसे है, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आपको बराबर करने के लिए यहां पर 21 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन रूल ये कहता है कि जब आपने यहां पर 21 से गुणा किया तो यहां पर भी कर दो। तो जब मैं यहां पर भी 21 से गुणा करूंगा तो 21 दूनी 42, ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा मेरे दोस्त। 420 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 420 हुआ, और ये कितना है 400। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये दोनों को जोड़ो, 400 और 400 800, ये हो जाएगा 820। कितना हो जाएगा, 820। टोटल जो उसका मूलधन है कह सकते हो वो कितना है, 820 है। लेकिन यहां पर जो किस्त है कितनी है, एक किस्त ये है, एक किस्त ये है, और एक किस्त ये है। समझ रहे हो, 2 किस्तें हो गई, एक किस्त ये, एक किस्त ये किस्त भी कितनी हो गई, 21 21 441 हो गया, ये भी 441, ये भी 441 हो, दोनों बराबर किस्तें हो गई। अब देखना यहां पर हमें क्या कह रहा है
कि 44,100 रुपए की दो बराबर किस्तें हैं। समझ रहे हो? एक किस्त कितने की है, यहां पर आप चेक करोगे, यहां पर चेक करोगे, यहां पर एक किस्त कितने की है 441 की, और वहां पर कितनी है 44,100 रुपए की। ठीक है ना भाई? एक का वैल्यू जब मैं यहां से निकालूंगा तो 441 से 441 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 100 आ जाएगी। कितनी आएगी मेरे दोस्त? 100 आ जाएगी एक की वैल्यू। ठीक है ना भाई? अगर मैं यहां से टोटल सीपी निकालूं यानी मूलधन निकालूं तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 100 की यहां पर गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 820, 820 दो जीरो ये लगा दो, तो टोटल कितना हो चुका है मेरे दोस्त, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 82,000। टोटल कितना हुआ 82,000। उसने कहा, उसने क्या पूछा है हमसे कि दो भुगतान किया गया, कुल ब्याज हमें बताना है, कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज बताना है। अब आप यहां पर थोड़ा सा चेक करो, मैं अगर दोनों किस्तों को जोड़ दूं यहां पर और यहां पर, एक किस्त मेरी ये वाली थी, समझना इसको, समझना इसको जरा, थोड़ा सा मैं रंग चेंज कर लेता हूं, एक रंग चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक किस्त अपनी ये थी 441 और एक किस्त ये थी 441। अगर दो किस्तें हैं बराबर बराबर तो कितने रुपए की होगी, आप कहोगे दोनों को जोड़ दो। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा भाई, यहां पर दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे 400 और 400 कितना होगा 800, 41 41 कितना होगा 82, यानी 882 हो जाएगा। कितना 800, 882 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, 882 हो जाएगा, 882। लेकिन एक की वैल्यू ये है तो इसमें गुणा कर देंगे तो यहां पर भी दो जीरो लगा देंगे। ठीक है ना भाई? ये आ चुका है अपने पास, अपने पास जो अब तक निकल गया आया वो ये आया। उसका जो मूलधन है वो ये है, टोटल जो उसने दिया है वो कितना है, वो ये है, यानी 88,000 कितना है 88,200 है, 88,200 है। दोनों को जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, दोनों को जब आप घटाओगे कितना आ जाएगा, तो आप क्या करोगे 88,200 में से, 88,200 में से 82,000 घटा दो, 82,000 घटा दो, कितना आ जाएगा जीरो, जीरो, यहाँ पर दो आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 6 आएगा, जीरो का यहाँ पर जीरो बचेगा, यानी कि उसके पास जो देने वाला, देखो ये जो था 88,200 जो था ये मिश्र धन था एक तरीके से, इसमें ब्याज भी था प्लस मूलधन भी था, उसका उसका मूलधन भी था और ये ब्याज भी था, ये वाला दोनों चीजें थी, मिश्र धन था, ये टोटल मूलधन था हमारे पास। तो मैंने क्या किया, मिश्र धन में से मूलधन निकाल दिया तो मुझे ब्याज पता चल गया कि उसने अलग से कितने रुपए दिए थे, यानी कुल ब्याज कितना दिया था, तो 6200 रुपए का उसने क्या दिया था मेरे दोस्त, ब्याज दिया था 6200 रुपए का। कहां पर है मेरे दोस्त 6200 रुपए कहीं है क्या, 6200 रुपए, 6200 रुपए होना चाहिए था, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर दो और यहाँ पर 6, 6200 होना चाहिए था। कैसा आ रहा है, कहीं पर गड़बड़ कर दी क्या, नहीं होनी तो होनी चाहिए यार, बिल्कुल ठीक से ठीक ठीक है मामला, मामला बिल्कुल ठीक ठीक है, मामला बिल्कुल ठीक ठीक है। देखो यहाँ पर 6200 ही होगा, 6200 ही होगा, यहाँ पर 6200 कर लेंगे हम, 6200 ऑप्शन मैच करना है तो 6200, 6200 ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा 6200 रुपए ही आएगा। ठीक है ना भाई, 6200 रुपए ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, सवाल ये आ गया आपके सामने, ये रहा, क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये आया सवाल, वो कह रहा है कि दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 5:3 है, तब दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो। कितना हो भैया 3:2 हो। इसको एलिगेशन मेथड से कर देंगे, आप अच्छे जानते हो एलिगेशन मेथड क्या होता है। देखो क्या करेंगे, दो बर्तन है, एक बर्तन है ए और दूसरा बर्तन है अपने पास बी। उसने कहा, आप देखो इसका तरीका बता रहा हूं, जब भी आपको रेशियो में दो अलग अलग चीजें दे रही हूं तो आप किसी भी चीज को आप उठा लो, या तो पहले वाले को उठा लो यानी अम्ल, अम्ल को उठा लो सब में से। अगर आप यहां पर अम्ल उठाओगे तो यहां भी अम्ल उठाना पड़ेगा और यहां भी आपको अम्ल ही उठाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं यहां पर टोटल में से कितना निकालूं, अम्ल को निकालूं तो कितना आएगा 4, और 4 में से कितने में से ये 4, आपको दोनों को जोड़ दो 7, यानी 7 में से कितना है 4 अम्ल है, यानी 4 अम्ल है कितने में से 7 में से। ठीक है ना भाई, ऐसे ही आप यहां पर निकालोगे 5 अम्ल है बी में, कितना है 5 अम्ल है कितने में से 5 और 3 8, 8 में से है। ठीक है ना भाई, आप यहां से भी निकाल लो, यहां से निकालो सी में से है तो कितना है भैया अम्ल, आप कहोगे 3 है कितने में से, तो आप कहोगे 3 2 5, 5 में से।
अब देखना आप इसको ये फ्रैक्शन खत्म कर लो, ज्यादा बेहतर रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे ही करेंगे इस तरीके से तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो करेंगे कैसे? देखो ये वाला छुपाओ, जो हमें निकालना होता है उसका नीचे का नंबर छुपा लो। मैंने 7 को छुपा लिया, 7 को छुपा लिया, तो इसके दोनों नीचे की गुणा कर दो, दोनों नीचे नीचे वाले की गुणा कर दो। क्या करो मेरे दोस्त? दोनों नीचे वाले की गुणा कर दो। देखो मैंने 7 को छुपाया और मैंने 8 की और 5 की गुणा कर दी, तो 8 पंजे 40, 40 की गुणा 4 में कर दो, 40 की गुणा 4 में कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो 8 पंजे 40 और 4 चौक 16 कितना हुआ? 160 हो जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप इस वाले को घटा दो। अब आप क्या करोगे? ये वाला निकालना है तो इस वाले को छुपा लो, 8 को छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो। यानी आप 7 की और 5 की गुणा कर दो। कितने की मेरे दोस्त? 7 की और 5 की गुणा कर दो, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 की और 5 की गुणा करोगे कितना आएगा? 5 पंजे 25, 5 पंजे कितना आ जाएगा? 25, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 16 17 कितना आएगा? 175 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? अब आप बीच वाला निकालोगे। जब आप बीच वाला निकालोगे, देखो अब आपको ये भी घटा देना है, यहां से हटा हटा दो इसको। अब क्या निकालना है आपको? ये वाला निकालना है, तो आप इस 5 को छुपा लो और इन दोनों की गुणा कर दो। अब आप इन दोनों की गुणा कर दो तो 8 सत्ते कितना होता है? 56, 56 की गुणा कहां करोगे? 3 में कर दोगे, तो 3 छंग कितना होता है? 18, एक बचेगा, 3 पंजे 15 और 1 16 कितना हो जाएगा? 168। बस काम खत्म, पैसा हजम। यहां से आप रेशियो निकाल लो, यहाँ का जो फ्रैक्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है ना भाई? तो आप देख लो यहाँ पर 168 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। और आप यहाँ पर देखो 175 में से 68 निकालो, कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? 5। यहाँ पर 7 बच जाएगा, 7। यानी जो रेशियो निकल के आएगा मेरे दोस्तों, वो कितना निकल के आ जाएगा? वो रेशियो कितना निकल के आएगा? 7-8 का रेशियो निकल के आ जाएगा। 7-8, 7-8, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है मेरे लल्ला? सवाल अगला ये रहा आपके सामने सवाल नंबर अगला। ठीक है लल्ला? सवाल अगला क्या कह रहा है? सवाल में क्या कह रहा है जरा पढ़ना। चलो सुनाता हूं, मजा आएगा सुन के। वो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वह दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? ये कहना चाह रहा है। बढ़िया सवाल है, सुनना इसको। वो कह रहा है ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से कितनी है भैया? 3 गुनी है। ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से 3 गुनी है। मैं मान रहा हूं यहाँ पर बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर रेशियो निकल कर आ गया एक तरीके से। ये क्या है भाई? ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी क्षमता है इनकी। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। जब काम समान हो तो जो समय का अनुपात होता है वो कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। दोबारा सुनो, मैंने कहा जब काम समान हो तब समय का जो अनुपात होगा, जो समय का अनुपात होगा वो कार्य क्षमता का उल्टा होगा। यानी कि ये बनेगा 1 और 3। कितना बनेगा? 1 3 उल्टा हो गया। यहां पर ये समय है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उसने कहा था हमसे, उसने ये कहा था कि इसलिए ए जो है बी से 60 दिन कम लेता है। कितना? बी जो है ए से 60 दिन, कितने? 60 दिन कम लेता है। तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं, यहां पर ए कितने दिन कम ले रहा है? तो आप कहोगे यहां पर 2 दिन कम ले रहा है, और वहां पर कितने दिन कम ले रहा है? 60 दिन कम ले रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 30 आ जाएगी। ठीक है भैया, 30 आ गई। कितनी? 30 आ चुकी है। यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो यहां पर अगर मैं समय निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 30 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? यहां पर 30 आ जाएगा। और 30 की गुणा 3 में करोगे, 3 3 9 यानी 90 आ जाएगा। अब आपको चाहिए काम। आप काम कैसे निकालोगे? मैंने आपको कई बार बताया है, जब आपको काम निकालना हो तो क्षमता की और समय की गुणा कर दो, आपका काम निकल जाएगा। ठीक है ना भाई? तो अगर मैं यहां से काम निकालूं तो कितना आएगा मेरे दोस्त? या तो आप 3 की गुणा इस 3 में कर दो, क्षमता की और समय की गुणा कर दो, 3 3 90 आ जाएगा। या फिर इस 90 की गुणा 1 में कर दो तब भी 90 आएगा। यानी कि काम जो आ चुका है, कितना आ चुका है? 90। अब ये काम मुझे किससे कराना है? वो कह रहा है दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इस 90 को दोनों की क्षमता से भाग लगा दो। दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4, 4 है। इसको भाग करो, कितनी बार जाएगा भैया? तो 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। और 4 पंजे 20, नहीं, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 1 बचेगा। और फिर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 बटे 4 होगा। 2 बटे 4 का मतलब कितना होता है? 1/2। यानी कि 22 सही 1/2 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। क्या है भैया? 22 सही 1/2 कहां पर है? 22 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ये रहा, ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर अगला, ठीक है मेरे लल्ला, हाँ ठीक है तो फिर सवाल बनाकर दिखाइयो, सवाल बनाकर दिखाइयो, कितना है, सवाल बनाकर दिखाओ। क्या कह रहा है, इसकी इतनी बेहतरीन की ट्रिक बताऊंगा, मजा आएगा, लिख लेना कहीं पर छाप लेना। वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है हमसे कि एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबा पुल है एक, और एक पुल है 250 मीटर लंबा। 500 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड में पार कर देती है और 250 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार कर देती है। अगर इन दोनों पुलों को पार कर रही है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई भी तो जरूर होगी। और आप अच्छे जानते हो जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी उसकी लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करती है। लेकिन हमें लंबाई नहीं पता है, और लंबाई हमसे पूछी जा रही है, ठीक है ना भाई। तो पहले आप इस रेलगाड़ी की चाल निकाल लो। देखो चाल पता है आपको, नहीं पता तो देखो चाल निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला दे रहा हूं, कहीं भी फिट कर देना। जब आपको चाल निकालनी हो तो कैसे करोगे, चालों में नहीं, दूरियों में अंतर। यहां पर करेंगे दूरियों में अंतर, यहां पर करेंगे दूरियों में अंतर। ये जो फॉर्मूला आपको दे रहा हूं ना, आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे, एक बार में आपकी चाल निकल जाएगी जब इस तरह का सवाल आपके सामने आएगा, ठीक है ना भाई। दूरियों में अंतर बटे समय अंतर यानी कि समय का अंतर क्या है। देखो यहां पर देखो चाल कैसे निकलेगी, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी चाल। जब आप यहां से निकालोगे, तो कितना आएगा, दूरियों में अंतर कितना होगा, एक 250 है और एक कितना, सॉरी 500 एक 250 है, तो 500 में से 250 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त, कितना बच जाएगा, तो आप आराम से कह दोगे यहाँ पर जो बचेगा 250 बचेगा। 500 में से 250 निकालो, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 250 बच जाएगा। तो दूरियों में अंतर कितना है, 250 का। यहाँ पर समय अंतर है, समय अंतर का मतलब 100 सेकंड में से 60 सेकंड जाएंगे, कितने बचेंगे, आप कहोगे 40 सेकंड बच जाएंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। यानी कि जो चाल निकल के आई है मेरे दोस्त वो कितनी आ चुकी है, आप कहोगे 25/4 निकल के आ चुकी है। क्या चाल निकल के आ चुकी है। अब क्या चाहिए हमें, लंबाई। आप अच्छे जानते हो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी और बटे में कैसी है, समय, दूरी बटे समय होता है। चाल अपने पास कितनी है, 25/4 है, चाल बराबर दूरी। अब देखो जब आप दूरी ये वाली लोगे तो आपको समय ये वाला लेना पड़ेगा, या फिर आप ये वाली दूरी लेना चाहते हो तो समय आपको ये लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, कोई से भी कर सकते हो। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो चाल बराबर दूरी का मतलब क्या है, जब वो इस वाले पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी पार करेगी, और लंबाई हमसे पूछिए, यानी उसकी लंबाई होगी L, उसकी जो लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्त वो L हो जाएगी, और प्लस यहां पर कितना है 500 का पुल है, 500 मीटर का पुल है, और बटे में समय कितना है 100 का। समय कितना का है 100 का। आप इसको काटाफिटी करो, इससे जब इसको काटोगे 25 बार कटेगा, और 25 की यहाँ पर 25 की और 25 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से हम 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और यहाँ पर L प्लस 500 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पर 625 में से 500 निकालोगे तो L का मान कितना आ जाएगा, 150 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर है। कहीं पर है क्या, अरे सॉरी 125 आएगा ना, 150 क्यों आएगा, 150 क्यों आएगा, 150 नहीं आएगा, 125, क्योंकि 625 में से 500 जाएंगे तो 125 बचेगा। सॉरी, ठीक है ना भाई, आराम से जल्दबाजी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना बचेगा, 125 मीटर क्या होगी भाई साहब, उसकी लंबाई हो जाएगी 125 मीटर, उसकी लंबाई होगी। कहीं पर है 125। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इस चीज को याद कर लेना, कहीं पर नोट कर लेना, इसको काम आएगा। देखो मैथ में नंबर बढ़ाने हैं तो आपको कुछ चीजें याद भी करनी होंगी, कि तू हंस मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगला सवाल ये आया आपके सामने, अगला सवाल ये रहा सवाल अगला, ठीक है मेरे लल्ला, देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, वो कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में
नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। मैंने आपको 4 लाइनों में खत्म करना सिखाया है इसको। कैसे? एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। ठीक है ना भाई, 4 लाइनें हो गई। मैंने कहा था ये होती है हमारी अनुकूल चाल, ये होती है अनुकूल चाल, ये होती है हमारी प्रतिकूल चाल, ये होती है नाव या किसी व्यक्ति की चाल, और ये वाली होती है हमारी धारा की चाल। ठीक है ना भाई, यहाँ पर बीच में रखते हैं हम चाल को, बीच में रखते हैं हम चाल को, रखते हैं बीच में, ऊपर रखते हैं दूरी, ऊपर रखते हैं दूरी और नीचे रखते हैं समय को। ये आप बखूबी जानते हो, कई बार मैंने आपको बताया है। अब देखना सवाल के अंदर क्या कह रहा है वो, सवाल के अंदर क्या कहा उसने, सवाल के अंदर क्या कहना चाह रहा है, देखो क्या कहा उसने। कहा कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। अगर मैं चाल निकालूंगा तो चाल कितनी आएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है 24, समय कितना है 6 घंटे का। तो 24 को 6 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 4 छंग वो 6 चौक 24 होता है, तो 4 आ जाएगा। यानी कि आप कहते हो आप प्रतिकूल चाल जो आई है वो कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो यहाँ प्रतिकूल चाल कितनी है, 4 आ गई। ठीक है ना भाई, ध्यान से समझना चीजों को। फिर वो कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी अनुकूल चाल कितनी आएगी निकल के। आप कह दोगे कि 20 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। तो इसका मतलब है चाल कितनी आएगी, 20 को आप 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, प्रतिकूल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब देखना इन दोनों की चाल हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की चाल कैसे निकालेंगे। हमसे नाव की चाल और क्या पूछा है, धारा की चाल पूछा है। ये हमारी धारा की चाल है, ये नाव की चाल है, कैसे निकालेंगे इसको। तो मैंने कहा था जब आप नाव की चाल निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 5 4 9 होगा और 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है। कितना, 4.5 होता है मेरे दोस्त। 4.5 आ गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ चुकी है। अब धारा जब आप निकालोगे तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो, इन दोनों को घटा के आधा कर दो। 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा और 1 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 0.5 होता है। बस यही हमारा आंसर है। यानी आंसर रहेगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, बहुत आसान है, चीजों को कर दिया मैंने। सवाल नंबर अगला, ठीक है मेरे लल्ला, ये रहा सवाल अगला। करना इसको, सवाल नंबर करना, जरा बना के दिखाइयो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है, सवाल ये आ चुका आपके सामने। क्या कह रहा है सवाल को, वो कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य हमें ज्ञात करना है। ठीक हो, देखो भाई आप अच्छे जानते हो कि जब भी इस तरह का सवाल आता है तो यहां पर हम शेषफल लिखते हैं, यहां पर हम शेषफल लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हाँ लिखते हैं कि नहीं। उसने कहा जो भाजक है ना, भाजक वो भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। भाजक ये होता है हमारा भाजक, इसको लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल, ये होता है भागफल। ठीक है ना भाई, ये होता है भागफल। अब देखना चीजों को कैसे करेंगे हम, ये मुझे निकालना है। क्या पूछा है उसने, भाज्य पूछा है, भाज्य। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, हमारा ये निकल जाता है। तो करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वही तो मैं सिखा रहा हूँ, वही तो सिखा रहा हूँ आपको। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा था भाजक जो है ना वो शेष फल का कितना है, शेष फल का 3 गुना है। यहां पर जो चीज दे रखी है पहले आप उसको लिख लो। उसने शेष फल हमें 40 दिया है, शेष फल कितना दिया है, 40 दिया है। लेकिन उसने कहा था कि जो भाजक है, भाजक वो शेष फल का 3 गुना है। जो भाजक है वो शेष फल का 3 गुना, यानी कि मैं इसका 3 गुना कर दूंगा तो ये निकल आएगा। यानी 3 गुना कर दो आप, इसका कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 120 आ जाएगा। 120 आ चुका है मेरे दोस्त। वो भागफल जो कहा था उसने, जो भाजक है वो भागफल का कितना है, भागफल का कितना भाई साहब, 15 गुना है। कितना, 15 गुना। तो इसका आप 15 गुना निकालोगे, यानी 120 को 15 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 15 8 120, ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हमारे पास 8 आ चुका है। इस सबको मिटा दो, आपको ये सब चीजें पता होंगी, ये सब चीजें आपको पता होंगी, ये सब चीजें पता होंगी। ठीक है ना। अब मुझे ये क्या निकालना है, मुझे ये बीच वाला निकालना है, बीच वाला। जब मैं बीच वाला निकालूंगा तो इन दोनों की कर दो गुणा, ये वाला जोड़ दो, तो आप करोगे 12 अट्ठे 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितना होगा 960। 960 प्लस कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे 40,
यानी कि इन दोनों की गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 60 और 40 कितना होगा 100 और 900 कितना 1000, यानी कि ये हो जाएगा कितना 1000। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है लल्ला। सवाल अगला, ये रहा सवाल नंबर अगला। क्या हुआ, अभी खत्म हो गए? अरे खत्म हो गए सवाल, तो सवाल खत्म हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो में मजा आया होगा। एक एक चीज मैंने बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको बताई है। बढ़िया कॉन्सेप्ट है एकदम। क्या हर सवाल, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। बढ़िया सवाल थे, सब लॉजिकल सवाल थे, सबको मैंने कॉन्सेप्ट और ट्रिक का यूज करा है। कोई भी चीज मैंने ऐसी नहीं है जो फालतू की कराई हो। ठीक है ना भाई? तो मजा आया होगा। इतना काम करना है, 5 लोगों को शेयर कर देना प्लीज यार, 5 लोगों को शेयर कर देना। और बाकी जो करना है करो, लाइक शेयर वगैरह कर दे, करना ही पड़ेगा शेयर। तो लाइक करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर मार दो। लाइक आप करोगे मजबूरन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।